चलिए, डेली करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या। डेट कौन सा है? 11 जनवरी 2025। धीरे धीरे श्रृंखला चलती रहेगी, आराम से देखते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहने वाला कंडक्टिव इंक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कंडक्टिव इंक? पहला स्टेटमेंट, यह एक पेंट है और विद्युत का सुचालक है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उपयोग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID में किया जाता है। अपना एक विकल्प चुन लीजिए, ABCD, जो आपको लगेगा हाँ कौन सही है कौन गलत है, उसको आपने देख लीजिए। अब हम बात करते हैं आंसर की। देखिए ये क्या है, कंडक्टिव इंक है। अगर आपने इसके दिमाग से सोचा कि कंडक्टिव होता है ना, कि आदमी कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरह लगा दे, मैटर करता है। अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं फिर तो ये सुचालक है और एक पेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि दूसरा स्टेटमेंट आप गलत कर दें कि इसका उपयोग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। ऐसा हो नहीं सकता, टेक्नोलॉजी ऐसा सोचेंगे तो इसको गलत कर देंगे। लेकिन ये भी क्या है, सही है। मतलब क्या कि दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा। तो क्या आंसर निकला? आंसर सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसमें देख लेते कुछ। देखिए बेसिकली होता क्या है कि इस जो कंडक्टिव इंक है, कंडक्टिव इंक CI, इसमें क्या है कि चांदी या कार्बन के कण होते हैं। ठीक है, सुचालक होता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है सर्किट बोर्ड पर प्रिंट करने, सर्किट बोर्ड पर परिपथ को ठीक करने में, जो सर्किट बनता है, फोल्डेबल स्क्रीन बनाने में, और कीबोर्ड जैसे फ्लेक्सिबल डिवाइस में, और क्या सेंसर्स में भी इसका उपयोग होता है, डिस्प्ले में भी इसका उपयोग होता है, टच स्क्रीन आदि, इन सब में इसका जो है प्रयोग होता है। किसका? कंडक्टिव इंक। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, जाकर के जरूर अपना जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली, वहाँ से जाकर जरूर इसका रिवीजन करिए। जो आपका नोट्स होगा उसमें जाकर रिवीजन करिए। अगर आपने सही किया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस था। अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से कर जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन 2, ये एकदम ईजी क्वेश्चन है, अगर आप कर लेते हैं तो ठीक बात है। इसके बारे में है, हाल ही में चर्चा में रहा पनडुब्बी वागशीर से संबंधित सही कथन कौन सा है? इसका नाम सैंड फिश के नाम से रखा गया है। किसके नाम से? सैंड फिश। इसमें प्रवर्धन प्रणाली नहीं है, यह कलवरी श्रेणी संबंधित नहीं है। ऊपर सभी कथन सही है। यहाँ पर जो है अपना एक स्टेटमेंट, अपना आंसर निकालिए कि आपका आंसर कौन ABCD में से कौन सा सही है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं हम आंसर क्या है। इसमें प्रवर्धन प्रणाली नहीं है, गलत बात है। प्रवर्धन प्रणाली है कौन सा? डीजल इलेक्ट्रिक प्रवर्धन प्रणाली है। यह कलवरी श्रेणी संबंध नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये वागशीर जो 6 कलवरी जो 6 होते हैं पूरे, उसमें ये लास्ट वाला वागशीर ही है। ठीक है ना। उसके बाद इसका नाम सैंड फिश नाम रखा है, बिल्कुल सही बात है। हिंद महासागर में पाई जाती है शिकारी मछली। थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ है कि नहीं है। आंसर क्लियर हो गया? आंसर क्या है? आंसर A, वैसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। ये प्रोजेक्ट P75 स्कार्पिन पनडुब्बी इसके तहत है। सैंड फिश हिंद महासागर में शिकारी मछली, मैंने बता ही दिया। 6 कलवरी श्रेणी का जो है स्कार्पिन पनडुब्बी में अंतिम है ये वागशीर। बाकी अन्य कौन कौन सा है? कलवरी है, खंडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है। कौन कौन है? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर। मैंने आपको ये बता ही दिया पॉइंट, डीजल इलेक्ट्रिक प्रवर्धन प्रणाली है ना। कौन सी प्रवर्धन प्रणाली है? डीजल इलेक्ट्रिक। ये भी थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब क्या आता है? अब आता है कि ये वाला पॉइंट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहने वाला ब्याज कवरेज अनुपात के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या किसकी बात हो रही है? ICR, ब्याज कवरेज अनुपात। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह फर्म के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता को दर्शाता है। गैर सूची कंपनियों का ICR 30 साल के उच्चतम स्तर पर है। कंपनी के परिचालन लाभ को ब्याज व्यय से विभाजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन लाभ को ब्याज व्यय से विभाजित किया जाता है। अब आप आराम से देखिए, अपना अपना जो है ऑप्शन देखिए, ABCD, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा नहीं मतलब सही जो लगे, अच्छा तो अच्छा लगना कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम आंसर बताते हैं आपको। यह फर्म के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता को दर्शाता है।
कोई टेढ़ा मेढ़ा स्टेटमेंट नहीं, एकदम सिंपल सी बात। अब सवाल ये है कि आपको ब्याज कवरेज अनुपात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि ब्याज कवरेज अनुपात क्या है तो फिर क्या होगा, फिर समस्या आ जाएगी, है ना। एक बार आंसर बता दें फिर उसको समझाते हैं। ये गैर सूचीबद्ध कंपनियों का ICR 30 ईयर के उच्चतम स्तर पर है, बिल्कुल सही बात है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त ही पता हो जानी चाहिए बात कि ये चीज़ है कि नहीं है। कंपनी के परिचालन लाभ को ब्याज व्यय, परिचालन लाभ एक होता है, एक होता है ब्याज व्यय, मतलब जो ब्याज क्या हो रहा है, जो ब्याज व्यय हो रहा है, एक ये होता है। एक होता है ऐसा लाभ जो कहाँ पर है, जो परिचालन में है, जो मतलब चल रहा है मार्केट में, उसकी बात हो रही है, सर्कुलेट कर रहा है ना। ये तो रहा तीनों स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको जो है नोट कर रख लीजिए, ये एग्जाम में काम आएगा। कभी कभी पॉइंट ऐसे स्टेटमेंट पूछ के बन के आते हैं। तो आंसर क्या निकला, आंसर सी सही है इसका। अब पॉइंट आते हैं, ये देखिए ICR ना, ये क्या है, किसी फर्म की अपने बकाया ऋण को चुकाने की क्षमता। कोई फर्म है, अगर उसका कोई बकाया ऋण है, डेट है ना, अगर कोई ऋण है तो वो उस ऋण को चुकाने की कितनी क्षमता रखता है, ये बात बताएगा क्या, ICR। ठीक है, और क्या, ऋणदाताओं जो ऋण देते हैं, लेनदारों जो ऋण लेते हैं, निवेशकों जो निवेशक होते हैं, उसकी जोखिमशीलता, निवेशक जो है उसकी जोखिमशीलता, ये भी जो है इंडिकेट करता है ये। ठीक है, कम ICR, देखिए अगर ICR कम है, ICR अगर कम है इससे क्या मतलब है, कम ICR ज़्यादा ऋण और कंपनी की दिवालिया होने के अधिक जोखिम को इंगित करते हैं। क्या कह रहे हैं कि कम ICR की बात हो रही है, अगर ICR कम है तो क्या होगा, ज़्यादा ऋण। एक चीज़ मैं बताता हूँ, कहाँ गया, रुकिए थोड़ा सा 2 मिनट और समझाता हूँ अच्छे से। देखिए जैसे ये कहाँ गया, ये देखिए ये क्या है, ये ICR ब्याज कवरेज अनुपात। ब्याज कवरेज अनुपात मतलब क्या, ब्याज ऊपर रहेगा, डिवाइड में कवरेज कितना हो रहा है ना, नीचे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर जो एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट कि कम ICR का मतलब क्या है। कम ICR का मतलब आप देखिए, तो मैंने आपको एक चीज़ बता ही दिया कि ऊपर क्या है, ऊपर ऋण है। अगर ये बढ़ेगा ऊपर वाला और नीचे वाला घट, या नीचे वाला वैसे रहे, अगर ये बढ़ेगा इसका मतलब कि ICR की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात क्लियर है, नहीं सुना है। मान लीजिए हम कहें कि अगर ऊपर 1 है नीचे 2 है, ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2, मतलब आधा हो गया कि नहीं हो गया, 0.5। लेकिन अगर हम कहें कि यही 1 को बढ़ा दें, कितना कर दें, 2/2 कर दें, अब ये बढ़ गया, ऊपर वाला रेट बढ़ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2/2 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 हो गया, मतलब क्या, मतलब 0.5 से अब ये ICR कितना, ICR अगर 0.5 था पहले तो अब कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब क्या, मतलब ICR क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ आ रही ना, ICR क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए ध्यान से कि ये चीज़ क्या कह रहे थे कि थोड़ा सा गणित को समझिए। ये देखिए क्या कह रहे हैं, कम ICR ज़्यादा ऋण। अगर ICR कम है ना, अगर क्या कह रहे हैं कि ICR अगर ये क्या है, कम है, ज़्यादा ऋण और कंपनी की दिवालिया होने के अधिक जोखिम को इंगित करते हैं। मतलब ये कंपनी को जो है दिवालिया होने की अधिक जोखिम को इंगित करते हैं। समझ रहे ना, ये पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि जब आप इसके रेशियो को देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या पॉइंट है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें सही करिए। क्या है ये कि चर्चा में रहे ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। यह परिघटना कॉस्मिक टेलीस्कोप की तरह कार्य करती है। किसकी तरह,
यह परिघटना कॉस्मिक टेलीस्कोप की तरह कार्य करती है। हबल टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों पॉइंट आप जो है देखिए अपने हिसाब से कोई एक आंसर निकालिए। क्या आंसर निकालिए अपना जो है ABCD जो आपको आंसर समझ में आया उसको आंसर पकड़िए। अब बात करते हैं आगे। देखिए क्या है इसका आंसर, एक बार हाँ अब तो आप समझ गए। अब आंसर देख लिए, आंसर क्या है C। यह परिघटना कॉस्मिक टेलीस्कोप की तरह कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। हबल टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही बात है। देखिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है थोड़ा सा टफ टॉपिक है ना, तो शायद इसका एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो डालेंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग पर, क्योंकि इसको समझाना एक फिजिक्स थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। क्योंकि कारण ये है कि इसमें ये जो क्या करता है, ये प्रकाश का ना लाइट प्रकाश का क्या कर देता है, संकुचन हो जाता है, प्रकाश का संकुचन हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि दूर की चीज़ें भी और ज़्यादा और दिखाई देने लगती है ना। इसीलिए जो है हबल टेलीस्कोप इसका प्रयोग हो रहा है, या ये भी जो है कॉस्मिक टेलीस्कोप की तरह कार्य कर रहा है, मतलब इस तरह चीज़ें हैं। तो आप इसको वैसे ही रख लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी अगर न्यूज़ में पढ़ना हो जाकर के गूगल सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई वो बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये पॉइंट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ देखिए, ये प्रकाश का संवर्धन, संकुचन नहीं संवर्धन, मैंने शायद संकुचन बोल दिया था क्या। तो यहाँ पर संवर्धन बात हो रही है ना, तो इससे क्या होता है कि दिखाई देने लगती है वस्तुएं जो और मतलब कि दूर की होती हैं वो भी दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद पॉइंट क्या आता है, राफेल नामक, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, इसको जरा देखिएगा। राफेल नामक हरिकेन के कारण चर्चाओं में रहा कौन, क्यूबा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, कैरेबियन सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, इसके पश्चिम में मैक्सिको है, इसके उत्तर में समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। अब आप अपने हिसाब से तीन के तीनों स्टेटमेंट को देख लीजिए कि क्या सही क्या गलत है, ABCD अपने हिसाब से आंसर निकाल दीजिए। अब बात करते हैं इसमें सही कौन सा है। सिंपल बात दिखिए आंसर आपको कि कैरेबियन सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, बिल्कुल सही बात है। इसके पश्चिम में क्या है, मैक्सिको है, ये भी सही बात है। इसके उत्तर में उत्तरी सीमा कौन है, समुद्री सीमा कौन है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बाकी देख लें एक्सप्लेनेशन कुछ है कि नहीं। हाँ है। वेस्ट इंडीज में ग्रेटर एंटीलीज सुना होगा नाम आपने, नहीं सुना है जाकर देखिएगा। उत्तर में उत्तर और उत्तर पूर्व में क्या है, USA। उत्तरी तट पर कौन है, बहामास। पश्चिम में कौन है, मैक्सिको। पूर्व में कौन है, हैती, तथा दक्षिण में कौन है, जमैका। समुद्री सीमा पश्चिम में मैक्सिको खाड़ी और उत्तर में अटलांटिक महासागर है। ये कुछ पॉइंट रहे, कुछ पॉइंट आपने देख लीजिए आराम से। उसके बाद जो है आज के लिए रखते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।